हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम क्लास 12th के होम साइंस के पहला चैप्टर के जो नोट्स है उसे एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर लाए हैं, जो कि आपको हम समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप देख पाएंगे कि होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान में किस प्रकार के एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण नोट्स बने हैं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो होम साइंस का पहला चैप्टर है इसका नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका। तो इसके बारे में आज देखने वाले हैं। अगर आप हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हैं अब तक तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको हिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे वीडियो डाल दिए हैं। आज हम एक ही वीडियो में होम साइंस के चैप्टर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स बने हैं उसे अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला टॉपिक है कार्य। तो कार्य के बारे में देख लेते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं। तो कार्य का मतलब होता है कि वह गतिविधियाँ जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है कार्य कहलाती है। यानी कि कार्य किसे कहते हैं? तो कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी काम होने की बोध हो, यानी कि किसी प्रकार का उद्देश्य हो और उसके लिए जो गतिविधियां की जाती है उसे कार्य कहते हैं। तो यहाँ कार्य का जो मतलब है वह फिजिक्स में अलग होता है और होम साइंस में अलग होता है। होम साइंस में जितने भी टॉपिक हमें पढ़ना है वह महिलाओं से या फिर समाज में महिलाओं के उत्थान से और अपने जीवन व्यतीत करने की गतिविधियों से संबंधित होने वाला है। तो इसलिए जो कार्य का परिभाषा है वो भी इसी अनुरूप होने वाला है। तो कार्य का सटीक और एक सुस्पष्ट परिभाषा है कि वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है कार्य कहलाती है। अगला पॉइंट है कि कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है एवं खुद की पहचान बनाता है। किसी भी कार्य को करने हेतु व्यक्ति को कौशलों और प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि कार्य के लिए हम जो कार्य है, कार्य किस प्रकार से कार्य करता है तो किसी नए व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है एवं पहचान बनाता है। और कार्य को करने हेतु व्यक्ति को कौशल और प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप कार्य की परिभाषा और कार्य का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ लिए हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो के जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप अपने कॉपी में नोट्स की करते जाइएगा तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, आप सभी क्वेश्चनों के साथ डील कर सकते हैं। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ अगला पॉइंट है कार्य के उद्देश्य। तो हमें जो कार्य करते हैं उस कार्य करने का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पहला पॉइंट है कार्य करने के उद्देश्य में कि धन अर्जित करना, यानी कि कार्य करने का पहला उद्देश्य है धन अर्जित करना। ज़्यादातर लोग धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं ताकि वह अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जैसे भोजन, कपड़ा, शिक्षा। इस प्रकार की जितने भी मनुष्य की आम जीवन में ज़रूरतें होते हैं उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति है वह धन अर्जित करना चाहता है और धन अर्जित करने के लिए उसे कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कार्य के पहला उद्देश्य देख सकते हैं, धन अर्जित करना। अब दूसरा पॉइंट यहाँ है आत्मनिर्भर बनना, यानी कि कार्य का दूसरा उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनना, यानी कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। तो कार्य से व्यक्ति को समाज में पहचान बनती है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने से व्यक्ति खुद को विकसित कर सकता है। यानी कि किसी एक काम को व्यक्ति द्वारा प्रॉपर अच्छी तरीके से जब किया जाता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है और उस कार्य को अच्छी तरीके से कर पाता है। तो कार्य के उद्देश्य में दूसरा उद्देश्य आप आत्मनिर्भरता को ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा उसका दूसरा उद्देश्य। अब आगे चलते हैं। अगला उद्देश्य है कर्तव्य या फिर योगदान, जिसका एक उदाहरण माँ भी है। तो इसको भी देख लेते हैं कि तो सभी कार्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही नहीं होता है, बल्कि कई कार्य अपने कर्तव्य के रूप में भी किए जाते हैं। यानी कि
तीसरा उद्देश्य है एक ऐसा कर्तव्य या योगदान है जो अपनी माँ को या फिर अपने पिता को देख सकते हैं। जो माँ या पिता कार्य करते हैं वो किसी धन की अर्जन के उद्देश्य से नहीं करते हैं, बल्कि वो अपना एक कर्तव्य समझकर उसे कार्य करते हैं। जैसे कि अपने बच्चों को शिक्षा देना, उसे भरण पोषण के लिए खाना कपड़ा इन सब की व्यवस्था करना, ये वो अपना कर्तव्य समझकर कार्य करते हैं। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि सभी कार्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं होता है, बल्कि कई कार्य अपने कर्तव्य के रूप में भी किए जाते हैं। यानी कि जो माँ और पिता हैं वो अपने इस काम को कर्तव्य समझकर अपने बच्चे का भरण पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से आप उदाहरण देख सकते हैं, माँ का योगदान, पिता का योगदान आदि। अब चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो यहाँ अगला पॉइंट है कि अर्थपूर्ण कार्य। तो अर्थपूर्ण कार्य का मतलब क्या होता है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अर्थपूर्ण कार्य का मतलब होता है ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए और जिसे करने में आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, वह अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। तो अर्थपूर्ण कार्य का मतलब क्या है कि अर्थपूर्ण कार्य उसे कहेंगे जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए और जिस काम को करने में आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, वैसे कार्य को अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। तो अर्थपूर्ण कार्य किसे कहते हैं ये आप समझ लिए होंगे। अगर आप इस नोट्स को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में साथ साथ लिख लीजिएगा तो पीडीएफ से ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इससे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इस नोट्स के साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी के बुक या फिर सीबीएसई बोर्ड का जो एक हिंदी का बुक आता है वो खरीद कर अगर पढ़ लीजिएगा तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इससे किसी प्रकार की क्वेश्चन छूटने का गुंजाइश नहीं रहेगा। तो आप इतना काम कीजिए और जो बुक के साइड में थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है उसे अच्छी तरीके से बनाइए, आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। और जो हम इस सिलसिला शुरू किए हैं, हम आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट के साथ डील करेंगे। इसी प्रकार से हम सभी जो चैप्टर वाइज नोट्स है उसे तैयार करेंगे, फिर आपको इस प्रकार के वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे और आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आप बस हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए हम इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहें। तब अगला टॉपिक है नौकरी। तो नौकरी किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऐसा जो भी कार्य जो हम धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं वह नौकरी कहलाता है। तो नौकरी का परिभाषा क्या है कि ऐसा कोई भी कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाए उसे नौकरी कहते हैं। तो आप नौकरी का मतलब समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं जीविका या कैरियर। जीविका या कैरियर क्या है इसे समझ लेते हैं। तो हिंदी में इसे जीविका बोला जाता है तथा इंग्लिश में कैरियर बोला जाता है। तो जीविका या कैरियर का मतलब उस व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत को पूरा करता है और अपनी जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल को बनाए रखता है। किसी व्यक्ति की जीविका या कैरियर में उसके पसंद का व्यवसाय होता है। जीविका या कैरियर में कोई निश्चित आय नहीं होती है, यानी कि जो हम नौकरी करते हैं उसमें हमें एक निश्चित वेतन दिया जाता है जिसके बदले हम कंपनी या फिर सरकार के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जो जीविका या फिर कैरियर है उसमें हमारे लिए कोई फिक्स इनकम नहीं है, यानी कि कोई ऐसा दिन हुआ कि अच्छा इनकम हो गया, कोई दिन अगर ठीक से काम नहीं चला तो कुछ भी इनकम नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वह अपने मतलब के लिए व्यवसाय शुरू करता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। इसके साथ साथ वह अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है और जीविका या कैरियर के लिए उसके जो मनपसंद यानी कि अपने पसंद का व्यवसाय है उसे चुनता है। और इस व्यवसाय जो व्यवसाय वह व्यक्ति चूज करता है उस व्यवसाय में कोई निश्चित आय की गारंटी नहीं है, उसे हम जीविका या कैरियर कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप जीविका या कैरियर का मतलब समझ लिए होंगे।
तो आप इसे अच्छी तरीके से समझिए, साथ साथ में बुक भी पढ़िए। अब अगला टॉपिक है यहाँ नौकरी तथा कैरियर में अंतर। नौकरी तथा कैरियर में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि कैरियर में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है। जो कैरियर होता है, मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो अपने पसंद के कार्य करना पसंद करता है, यानी कि उसके जिसमें मन लग रहा है उसी कार्य को करना पसंद करता है। तो कैरियर में वही होता है कि जो व्यक्ति होता है वह अपने पसंद के कार्य को करना चाहता है, यानी कि जो उसके सपना है उस सपना को पूरा करना चाहता है। तो उसे हम यानी कि कैरियर में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है, जबकि नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक या कंपनी के सपने को पूरा करता है। यही अंतर है नौकरी और करियर में। जो करियर है, करियर में अपने सपनों को पूरा किया जाता है, जबकि नौकरी में जो मालिक या बॉस का करियर, जो बॉस का सपना होता है उसे एम्प्लॉय द्वारा पूरा किया जाता है। तो पहला अंतर ये हो गया नौकरी तथा करियर में। दूसरा अंतर है कि नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि कैरियर में ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने के लिए आपको नियमित रूप से ऑफिस जाना होगा, लेकिन अगर कोई अपना व्यवसाय आप कर रहे हैं या फिर कैरियर बना रहे हैं तो उसमें अगर आप बीच में कुछ दिन नहीं भी जाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप नौकरी में कुछ दिन नहीं जाइएगा तो हो सकता है आपको बॉस नौकरी से निकाल भी दे। तो ये नौकरी तथा कैरियर में दूसरा अंतर हो गया। अब देख लेते हैं तीसरा अंतर क्या है। तो तीसरा अंतर के रूप में भी यहाँ लिखा हुआ है। तो तीसरा अंतर है कि नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी जा भी सकता है, जबकि कैरियर में ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में किसी प्रकार के चूक हो गया जिससे कि कंपनी या फिर आपके बॉस को नुकसान हो गया है, तो अगर पता चला कि यह नुकसान आपके कारण हुआ तो हो सकता है कि आपको उस नौकरी से फायर कर दिया जाए या फिर निकाल दिया जाए। लेकिन अगर आप कुछ खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कि खुद का काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको नुकसान भी हो गया है तो इससे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया तीसरा अंतर। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अगला अंतर है कि नौकरी में व्यक्ति को सिर्फ कंपनी का लक्ष्य प्राप्त करना होता है, जबकि कैरियर में सारा तनाव खुद ही झेलना पड़ता है। जो नौकरी होता है, नौकरी में जो कंपनी के द्वारा आपको लक्ष्य दिया जाता है, उस लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो आपको मतलब कि उससे बड़ी कर दिया जाता है। अगर आप अपने कैरियर खुद शुरू करना चाहते हैं तो आपको जितना भी तनाव होगा, उसमें जितने भी रुकावटें आएंगे, जितने भी बाधाएं आएंगे, उस सारा बाधा और रुकावट को अपने आप तनाव के रूप में खुद झेलना पड़ेगा। उस तनाव को झेलने के लिए आपका कोई सहपाठी नहीं होगा, तो यानी कि कोई सहकर्मी नहीं होगा। तो इस प्रकार से नौकरी और कैरियर या व्यवसाय में यहाँ चौथा अंतर है कि नौकरी में व्यक्ति को सिर्फ कंपनी का लक्ष्य प्राप्त करना होता है, जबकि कैरियर में सारा तनाव खुद ही झेलना पड़ता है। ये चौथा अंतर हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं भारत में परंपरागत व्यवसाय, यानी कि जो भारत की परंपरागत व्यवसाय है उसके बारे में देख लेते हैं, और इसके बारे में हम नीचे थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। तो कृषि हो गया, मछली पकड़ना, हस्तशिल्प, बुनाई करना, चित्रकारी करना, भारतीय पार्क प्रणाली तथा मसाले, ये सब हमारे भारत के परंपरागत व्यवसाय है। तो इसे हम अच्छी तरीके से डिटेल्स बाय नीचे देखेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं नीचे से एकाएक ही देखने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं कृषि के बारे में। तो कृषि क्या है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ आज भी कृषि ही भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। जो हमारा भारत देश है यह कृषि प्रधान देश माना जाता है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण आज लगभग 60 से 65% जनसंख्या का जो मुख्य व्यवसाय है या मुख्य पेशा है वह कृषि ही है। यानी कि वो अपने कृषि से ही सारा जो अपने जीवन में जितने भी ज़रूरत होते हैं उसे कृषि से ही पूरा करते हैं। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि आज भी कृषि ही भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। इसका कारण है भारत की जलवायु जो कि कृषि के लिए अनुकूल है, यानी कि जो भारत की जलवायु है वह कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है, इसलिए ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य करना पसंद करती है।
अगला पॉइंट है कि भारत की लगभग 60 से 65% जनसंख्या आज भी गांव में रहती है, और गांव में रहने के कारण गांव में करने के लिए सिर्फ खेती हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, इस प्रकार के कार्य ही कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो जनसंख्या वह खेती में संलिप्त रहती है और उस खेती को करना ही पसंद करती है। तो यही लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट कि जो भारत की जनसंख्या वह 60 से 65% जनसंख्या गाँव में रहती है। इस कारण से हमारे देश के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में बहुत सारे फसलों का उत्पादन होता है, जैसे नकदी फसल हो गया, आर्थिक महत्व वाली फसल हो गया। तो चलिए इसे ऊपर करके देख लेते हैं। तो हम जो हमारा भारत है, भारत में कई प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। उसमें उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं नकदी फसल, आर्थिक महत्व वाली फसल। भारत में जो है जो भारत है, भारत में ऐसे बहुत सारे फसल है जो कि विश्व स्तर पर सबसे अधिक भारत में उत्पादन होता है। तो चलिए एकाएक ही देख लेते हैं। तो नकदी फसल क्या है? तो नकदी फसलें जो कहीं और जाकर बेचते हैं उसे नकदी फसल कहते हैं। जैसे कि आप बहुत सारा फल उत्पादित कर लिए, सब्जियां उत्पादित कर लिए, दाल, गेहूँ, ये सब जितने भी आप फसल है उत्पादित कर लिए, तो इसे आपको अपने स्थान से जाकर कहीं मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो ऐसे फसलों को नकदी फसल बोला जाता है, यानी कि इस फसल को बेचकर हम पैसा कमाते हैं। दूसरा है आर्थिक महत्व वाली फसल, यानी कि आर्थिक महत्व वाली फसल का मतलब है कि ये हम अपने सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, इन सब की खेती पैसा कमाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत विश्व में काजू, नारियल, अदरक, काली मिर्च तथा हल्दी आदि का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो भारत है, भारत में काजू, नारियल, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, ये सब के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी देश माना जाता है। यानी कि विश्व में सबसे अधिक काजू का उत्पादन भारत में होता है, नारियल का उत्पादन भारत में होता है, अदरक का उत्पादन भारत में होता है, काली मिर्च का उत्पादन भारत में होता है, हल्दी का उत्पादन भारत में होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसके उत्पादन में भारत काफ़ी अग्रणी है। अब आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा आ गया हस्तशिल्प, यानी कि हाथ से किए जाने वाले कार्य को हस्तशिल्प बोला जाता है। तो यहाँ है कि वर्तमान समय में देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की बहुत मांग है। यानी कि जो भारत में हाथों से बनाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो कि विश्व में भी काफ़ी मांग है। तो इस प्रकार से हाथों से की गई कारीगरी को हस्तशिल्प बोला जाता है। जैसे कि छोटे छोटे टोकरियाँ बनाना, हाथों से बनाया हुआ जो कुछ ऐसे पदार्थ हो, जैसे कि आप देख सकते हैं घरों में पर्दे लगाने के लिए हाथों से बुनाई की हुई जो रुई होती है, यानी कि जो ऊन होते हैं, ऊन के बहुत सारे अच्छे सुंदर सुंदर पर्दा बना होता है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे ऐसे वस्तुएं मिल जाएंगे जो कि महिलाओं या फिर पुरुषों द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छी वस्तुएं का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ बांस की सहायता से बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती है। तो इन सभी कार्यों को करने में, यानी कि जो हाथ से ज़्यादा उपयोग लिया जाता है, वैसे वस्तुओं को बनाने में जो उपयोग होता है उसे हस्तशिल्प कहते हैं। तो आप हस्तशिल्प को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अब चलते हैं अगला पॉइंट पर। तो हाँ, हस्तशिल्प से रिलेटेड अगला पॉइंट है कि इसी कारण विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प कला है, जैसे आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, रंगाई, हाथी दांत को तराशना, कांच की चूड़ियाँ बनाना, मूर्ति कला, लोहे और मिट्टी की वस्तुएं बनाना इत्यादि जो है ये हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आता है। और ये जो सारा काम होता है ये ग्रामीण जनता की जीविका का प्रमुख साधन है। और जो हस्तशिल्प कला है ये गांव के लिए काफ़ी एक अच्छा व्यवसाय के रूप में निकल कर बाहर आया है। तो इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे कि हस्तशिल्प कला के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और हस्तशिल्प कला हम किसे कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बुनाई और कढ़ाई को। तो बुनाई और कढ़ाई के बारे में क्या लिखा हुआ है इसे देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भारतीय अपनी कढ़ाई और बुनाई कला के कारण ही विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रमुख उत्पादक देश रहा है। जो भारत है, भारत में बुनाई कढ़ाई की काफ़ी
पुराने समय से प्रचलन है और जो भारतीय कढ़ाई और बुनाई है इसकी पूरे विश्व में इस प्रकार से महत्वपूर्णता है कि सारे भारतीय कढ़ाई बुनाई के लिए अपना अच्छे चीज़ें के लिए जाने जाते हैं। और कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई जब होती है भारतीय कला में तो विश्व में इसका इस प्रकार मांग बढ़ जाती है कि लोग इस प्रकार के कपड़ों को पहनकर अपने आप को अच्छे महसूस करते हैं और अपने आप को ऊंचा समझते हैं। इसीलिए जो भारतीय बुनाई कढ़ाई है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जो है अपनी कढ़ाई और बुनाई कला के कारण ही विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रमुख उत्पादक देश रहा है। तो इस प्रकार से जो कढ़ाई और बुनाई है वह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि ग्रामीण स्तर पर बुनाई एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर राज्य के अपने विशिष्ट वस्त्र होते हैं जो उस क्षेत्र की जीवन शैली की प्रकृति होते हैं। इसी कारण हाथ से बुने भारतीय वस्त्रों को विदेशों में बड़ी मांग है। यानी कि जो ग्रामीण स्तर है, ग्रामीण स्तर पर जो बुनाई की जाती है एक कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। और भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर राज्य में अपने विशिष्ट वस्त्र होते हैं। यानी कि हर राज्य का अलग अलग ट्रेडिशन है जिसके अनुसार जो वहाँ की कपड़े पर बुनाई और कढ़ाई है वह अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। और ये सारे तरीक़ों विदेश के लोगों को काफ़ी पसंद आता है। ऐसे भारत के जो कढ़ाई और बुनाई शैली है उसका प्रतीक माना जाता है। और इसी कारण से हाथ से बुने हुए वस्त्रों को विदेशों में बड़ी संख्या में मांग है। तो इस प्रकार से बुनाई और कढ़ाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ नोट्स था उसे देख लिए। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझते जाइए और अपने दिमाग में बैठाते जाइए। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है वास्तुकला। तो वास्तुकला के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वास्तुकला है कि भारत में चित्रकला का प्रचलन हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जो वास्तुकला है, वास्तुकला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कला है चित्रकला। तो चित्रकला का प्रचलन भारत में हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जो भारत में चित्रकला का साक्ष्य है वो हमें काफ़ी पुराना समय से मिलता है, क्योंकि जो हमारे आदिवासी लोग थे यानी कि हमारे आदिम जनजाति के लोग थे वो भी चित्र बनाना काफ़ी जानते थे। जैसे कि हमें बहुत सारे चित्रों के साक्ष्य मिले, जैसे कि अजंता का गुफा हो गया। इन सभी गुफाओं में इतनी अच्छे चित्रें बने हुए हैं जो कि आज तक अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। आगे देखते हैं कि भारत के अलग अलग भागों में वास्तुकला की भिन्न क्षेत्रीय शैलियाँ देखने को मिलती है जो अलग अलग धर्मों को दर्शाती है। जैसे हिंदू वास्तुकला, जैन वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला, ईसाई धर्म वास्तुकला, इस प्रकार से बहुत सारी वास्तुकलाएं हैं जो हमारे देश में विद्यमान है और अपने संस्कृति को संजोए हुए अपने आगे के पीढ़ियों को दर्शा रही है। तो इस प्रकार से जो वास्तुकला है वह भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देख लेते हैं भारतीय पाक प्रणाली तथा मसाले के बारे में। तो पाक कला क्या है? तो भारतीय जो पाक कला है, यानी कि यहाँ पाक हो जाएगा पार्क नहीं, जो हमारे खाना बनाने के नियम है और उसके जो मसाले हैं उससे संबंधित, यानी कि जो होम साइंस है, होम साइंस में ज़्यादातर हमें जो घर से संबंधित जानकारियाँ हैं, अपने जीवन को बेहतर करने की जो प्रणाली है उसी के बारे में समझना है। तो यहाँ इसके बारे में तो भारतीय पाक कला प्रणाली के बारे में तो पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पार्क नहीं, जो पार्क घूमने वाला होता है वो मत समझिएगा, यहाँ पाक कला यानी कि खाना बनाने की कला आप समझिएगा। तो यहाँ क्या है कि भारत अपने व्यंजनों की विविधता तथा मसालों को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज भारत के व्यंजनों की हर देश में ज़बरदस्त मांग है। यानी कि जो भारत में खाना बनाने की प्रणाली है और भारत के जो मसाले हैं इसका जो लोहा है पूरे विश्व में भारत ने मनवाया है। अब विश्व के अगर कोई भी व्यक्ति हो वो भारतीय खाना खा ले तो नहीं कहेगा कि यह अच्छी खाना नहीं है, वो भारतीय खाना का मुरीद हो जाता है। यानी कि उसे इतना पसंद भारतीय खाना आता है
खाना उसे भारतीय पसंद इतना खाना आता है कि वह फिर से चाहता है कि हम इस प्रकार के खाना खाएं और इसी प्रकार के खाना खाते रहें। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भारतीय पाक प्रणाली या पाक कला और तथा मसाले का कैसा जो दबदबा है वो पूरे विश्व पर है। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं पाक कला के बारे में। तो यहाँ है अगला पॉइंट कि जो भारतीय पाक कला है जिसके कारण जीविका के अनेक अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। भारत सदियों से ही अलग अलग प्रकार के मसालों का बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है। जो भारत है, भारत में जो जितने भी यूरोपीय कंपनियां था वो मसाले के व्यापार करने के लिए भारत पर आए थे और भारत में अपना दबदबा बढ़ाते हुए भारत पर अपना अधिकार कर लिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय पाक कला और भारत के मसाले हैं वो किस प्रकार से पूरे दुनिया में जाना जाता है। जो भारत का एक काली मिर्च यानी कि जो गोलकी होता है वह इसका संस्कृत में नाम ही पड़ गया अवन प्रिय यानी कि यूरोपियों को पसंद आने वाला मसाला के नाम से। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भारतीय मसाला का जो मांग है वह पूरे विश्व में किस प्रकार का क्रेज है। तो इससे समझ सकते हैं कि जो हमारे पाक कला और मसालों का महत्वपूर्णता के बारे में। तो चलिए आगे देख लेते हैं कार्य के संबंध में लिंग या जेंडर मुद्दे। हमारा अगला टॉपिक है कार्य के संबंध में जो लिंग भेद होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि स्त्रियों को पुरुषों से कमतर देखना, यानी कि जहां हम कार्य करने जाते हैं, कोई ऑफिस हो गया या फिर कोई और स्थल हो गया या फिर आप अपना खुद घर ले लीजिए जिसमें आप देख पाएंगे कि स्त्री और पुरुषों में भेद किया जाता है और स्त्रियों को पुरुषों से हमेशा कम समझा जाता है। तो इसलिए यहाँ पहला पॉइंट है कि स्त्रियों को पुरुषों से कमतर देखना, ये कार्य के संबंध में लिंग भेद या जेंडर मुद्दे का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि समान वेतन ना मिलना, यानी कि जो कार्य पुरुष कर रहा है उस कार्य के लिए पुरुष को अलग वेतन मिलता है और महिलाओं को अलग वेतन मिलता है। तो ये दूसरा लिंग भेद का मुद्दा है, समान वेतन ना मिलना, यानी कि समान कार्य करने के बाद भी समान वेतन नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है कि महिलाओं को घर चलाने वाली गृहिणी माना जाता है, यानी कि समाज में इस प्रकार की मनोदशा है कि अगर महिला है तो वह घर ही संभालेगी बल्कि वह बाहर की काम नहीं कर सकती है, ऐसा लोगों के मन में मनोभावना बनी हुई है। अगला पॉइंट है कि पहले की अपेक्षा महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर है और साथ ही साथ परिवार की स्थिति सुधार के लिए योगदान दे रही है। तो इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि जो पुरानी महिला थी उस प्रकार से अब महिलाएं अपना जो है योगदान का मतलब कि उस प्रकार की महिलाएं नहीं हैं जो कि पुराने अपना घर में रहती थी और घर के काम को ही देखती है। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई है और खुद ही अपने परिवार को भरण पोषण के लिए स्थिति में सुधार के लिए भी योगदान दे रही है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अब महिलाओं का योगदान समाज में बढ़ता जा रहा है और जो आजकल की महिलाएं हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं ऊपर करके। तो हाँ, अगला पॉइंट है कि आज लगभग हर कामकाजी महिला से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बाहर के काम के साथ साथ घर की जो बाहर का काम है उस काम को देखने के साथ साथ घर का भी देखभाल कर सके, ऐसा आज की महिलाओं से अपेक्षा की जाती है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि समाज में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रमुख सरकारी प्रयास, जो समाज में महिला हैं उनके स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत करना। इस प्रकार के सरकार द्वारा बच्चों या जो बच्चियां हैं उसके स्थिति में सुधार करने के लिए, यानी कि बच्चों की स्थिति के बराबर लाने के लिए सरकार के द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है। तो अब ये दोनों योजनाओं को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। तो चलिए यहाँ पहले है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो यह सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करने की भारत सरकार की एक योजना है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय क्या है? तो यह सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करने की भारत सरकार की एक योजना है। अगला पॉइंट है कि यह योजना
भारत सरकार के कानून शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन को लागू करने भी सहायक हो रही है। यहाँ वही है, कस्तूरबा गांधी को शॉर्ट में लिखा हुआ है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रत्येक जिला के पिछड़े हुए खंडों में खोले जा रहे हैं। यानी कि जो जिला पिछड़ा हुआ है और उस जिला के अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को स्थापित किया जा रहा है, ताकि वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सके और बच्चों के बराबर यानी कि जो लड़का है लड़कों के बराबर आ सके। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ अगला पॉइंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों को दबाया जाता है। गांव के क्षेत्रों में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है। उनका मानना है कि लड़के परिवार को आगे बढ़ाएगा और लड़कियां परिवार के लिए बोझ बनेगी। इस वजह से आज भी कई परिवार वाले लड़की के जन्म के समय ही उनकी हत्या कर देते हैं या उनकी छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए देश के आगे देख लेते हैं ऊपर। तो देश के केंद्रीय सरकार एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों को बचाकर उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत किया गया है, इस योजना को शुरुआत करने का मूल उद्देश्य है कि जो बेटा और बेटी में भेदभाव किया जाता है इसको कम किया जा सके, और जो बच्चों अपने बेटियों को अपना बोझ समझते हैं उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसलिए सरकार के द्वारा जो लड़कियां हैं उनके उत्थान के लिए इस प्रकार के कार्य हमेशा किया जाता है। तो आप इसको पढ़कर समझ गए होंगे कि जो आज भी समाज की मनोदशा है, उस सोचने की प्रवृत्ति है, वह किस प्रकार की है। बेटों को आज भी यानी कि अपने परिवार को पालन पोषण करने वाला समझा जाता है, जबकि बेटियों को उस परिवार का बोझ समझा जाता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं कि बेटियों के जन्म के समय ही उनकी हत्या कर दी जाती है या फिर उसके छोटे उम्र में शादी कर दिया जाता है, ताकि वो अपने बोझ से मुक्त हो सके। तो इस प्रकार के मनोभावनाओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा ही मतलब कि समाज में लागू किया जाता है, और इस प्रकार की योजनाओं को समाज को अवगत कराया जाता है, ताकि समाज में कुछ उन्नति आ सके और बच्चियों के प्रति जागरूक हो सके। अब अगला पॉइंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक नज़र में। यानी कि एक नज़र में समझ लेते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, और इस योजना की घोषणा जो है किसके द्वारा की गई थी। तो इस योजना की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इस योजना का टारगेट या लक्ष्य क्या है। तो लड़की एवं लड़कियों के लिंग यहाँ लड़कों हो जाएगा, यानी कि लड़की एवं लड़कों के लिंग अनुपात को संतुलित रखना, यानी कि लड़कों हो जाएगा लड़कों एवं लड़कियों के लिंग अनुपात को संतुलित करना, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर लाना, ये इस योजना का लक्ष्य था। आगे है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग प्रोग्राम, यानी कि सेल्फी विद डॉक्टर। जो सोशल मीडिया पर हैशटैग प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, वह है सेल्फी विद डॉक्टर। और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया गया था। आगे देख लेते हैं योजना की, यानी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसकी देख रेख के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो इसके देख रेख के लिए 3 मंत्रालय को नियुक्त किया गया, यानी कि 3 मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो पहला मंत्रालय है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसका कार्यभार दिया गया है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की देखरेख के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं।
अगला पॉइंट है कि बजट का आवंटन, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसको चलाने के लिए सरकार के द्वारा कितने पैसे दिए गए हैं, तो 100 करोड़ रुपये इस योजना को चलाने के लिए सरकार ने दी है, ताकि जो बेटियां हैं उसको अच्छी शिक्षा दी जा सके और उससे बचाकर रखा जा सके। तो इस योजना के लिए सरकार के द्वारा टोटल 100 करोड़ रुपया दिया गया है। आगे है कि योजना के लिए रणनीति। तो योजना के लिए रणनीति क्या है, तो सामाजिक आंदोलन एवं संचार अभियान, ये इस योजना का रणनीति यानी कि इस योजना को चलाने के लिए रणनीति है। तो इसके लाभार्थी कौन है, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लाभ कौन ले सकता है, तो केवल छोटी बच्चियां। आगे देख लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विशेषता क्या है। तो यहाँ विशेषता के रूप में लिखा हुआ है कि बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, पैसे की निकासी बेहतर ब्याज पर स्कूलों की फीस माफ़ कर देना या फीस नहीं देनी होगी, सुकन्या समृद्धि खाता खोलना। तो जो योजना है उसका इस प्रकार से विशेषताएं हैं, यानी कि जो बच्चियां हैं उसको पढ़ने के लिए जो सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल खोला गया है और उसमें किसी प्रकार का फीस नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ लड़कियों को सुकन्या समृद्धि खाता खोला गया है। अगर आप बच्चियों को बेहतर शिक्षा के लिए आप लोन भी लेना चाहते हैं तो आपको बैंक से काफ़ी कम ब्याज पर लोन भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस योजना का जो है विशेषता है वह विशेषता है। अब ये आगे देख लेते हैं कार्य के प्रति मनोवृत्ति और दृष्टिकोण, ये अलग टॉपिक है। अब इसे भी समझ लेते हैं आज के वीडियो में ही, यानी कि वीडियो लगभग 1 घंटा के आसपास होगा और पूरा चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। तो हम अब लगभग 7 पेज पढ़ लिए हैं, 3 पेज और पढ़ना होगा, यानी कि लगभग 10 से 12 मिनट में यह वीडियो और समाप्त हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तक वीडियो जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण। तो कार्य के प्रति किस प्रकार की मनोवृत्ति हैं और लोगों की दृष्टिकोण है, इसके बारे में देखते हैं। तो मनोवृत्ति का अर्थ है सोचना या धारणा। जो मनोवृत्ति है इसके प्रति जो आगे का व्यक्ति है वह किस प्रकार का सोच रखता है या फिर लोगों के प्रति किस प्रकार की धारणा रखता है, यह हो गया मनोवृत्ति का अर्थ। अब आगे पॉइंट देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अपनी नौकरी से संतुष्ट या असंतुष्टि उसकी मनोवृत्ति यानी कि सोच पर निर्भर करती है। यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति का अपनी नौकरी से संतुष्टि या असंतुष्टि उसकी मनोवृत्ति यानी सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने वेतन पद या मिलने वाली सुविधाओं की तुलना अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से करता है तो उसमें असंतोष की भावना पैदा होने की अधिक संभावना होती है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर काम कर रहे हैं जिसका जो वेतन है वह काफ़ी अधिक है और आपका वेतन कम है, तो आप उस व्यक्ति से जब आप अपनी तुलना कीजिएगा तो आप देखिएगा कि जो आपसे ऊंचे पद पर व्यक्ति आसीन है उससे तुलना करने के बाद आपके मन में ऐसा लगने लगेगा कि हमें तो काफ़ी कम पैसा मिलता है, उसे अधिक पैसा मिलता है, काम बराबर करते हैं फिर भी कम पैसा मिलता है, ऐसा मन में भावना आने लगेगा। लेकिन आप जब ऐसा इसका उल्टा सोचते हैं, यानी कि जितना पैसा आपको मिल रहा है उतना अगर आपके नीचे वाले को नहीं मिल रहा है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, यानी कि आपको लगेगा कि हमसे तो कम उसको पैसा मिल रहा है, ऐसा मन में मनोवृत्ति आएगा। तो यही लिखा हुआ है कि नीचे लिखा हुआ है कि असंतोष की भावना पैदा होती है जब अपने से ऊंचे पद के बारे में सोचता है तो। और दूसरी ओर क्या है कि दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने से एक पद नीचे काम कर रहे व्यक्ति से तुलना करे तो उसमें संतोष और प्रसन्नता की भावना अधिक होगी। तो आप इस प्रकार से समझ लिए होंगे कि जब आप अपनी तुलना अपने से ऊपर के पद पर बैठे हुए व्यक्तियों से करेंगे तो आपके मन में अप्रसन्नता और असंतोष की भावना पैदा होगी। लेकिन जब आप अपने से नीचे पद वाले व्यक्तियों से तुलना करेंगे तो आपके मन में प्रसन्नता और जो है वह संतोष की भावना उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से आप मनोवृत्ति या मनोभाव के बारे में समझ सकते हैं।
अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ अगला पॉइंट है जीवन कौशल। तो जीवन कौशल क्या बोला है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है तथा जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से निपटने में योग्य बनाता है। यानी कि जो जीवन कौशल है यह एक प्रकार की क्षमता है जिससे व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए अनुकूल बनाता है और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है तथा जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से पूरा करने के योग्य बनाता है। मान लीजिए कि आप एक ऐसा काम कर, आप एक मजदूर को देखिएगा तो उसके पास किसी प्रकार का कौशल नहीं है, उसको जो काम मिल गया वही करने लगता है। जैसे कि बालू ढो रहा है, कोई ईंटा ढो रहा है, कोई गिट्टी ढो रहा है। तो इस प्रकार के कार्य में आपको किसी प्रकार की कौशल की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन आप कोई इंजीनियर को देख लीजिए, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वह दीवार पेंट कर रहा है, टाइल्स लगा रहा है, ईंट लगा रहा है। तो इस प्रकार के कार्य करने के लिए आपको कौशल की आवश्यकता होती है। तो अगर आप इस प्रकार के कोई कार्य सीख लेते हैं तो आपको उस कार्य के लिए अच्छा पैसा भी मिलता है और आपको जीवन जीने के लिए अच्छे कौशल के साथ साथ अच्छे तरीके मिल जाते हैं जिससे आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो ऐसा आप समझ लिए कि जीवन कौशल क्या है। तो आपके लिए जो कार्य करने के लिए काफ़ी पैसे मिलते हैं, आप उसी काम के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उसे कौशल बोला जाता है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं कि हमारे कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के द्वारा किस प्रकार के कौशल का चयन किया गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 कौशल, यानी कि ऐसे 10 कौशल जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है। तो पहला कौशल है स्व जागरूकता, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। तो यह हमारे लिए एक कौशल के रूप में है, यानी कि अपने अंदर की शक्ति को जगाकर और जो अपने भीतर टैलेंट है उसको बाहर निकालना, यह एक कौशल है। और इस कौशल को जो पहचान लेता है वो काफ़ी आगे चला जाता है। दूसरा कौशल है सप्रेक्षण सहयोग निर्णय लेना, यानी कि कम्युनिकेशन। एक दूसरे से, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि कहीं का बॉस है, आप अपने एम्प्लॉय के साथ कैसा कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इस स्किल से आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वह काफ़ी अच्छा है तो आप अपने एम्प्लॉय से अच्छे कार्य निकलवा सकते हैं। अगर कोई आपको मतलब कि समझने के लिए तैयार नहीं होता है, यानी कि आप किसी को समझाने के लिए मतलब कि जो चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आपसे वो मतलब कि अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ये होता है संप्रेषण या निर्णय लेने का क्षमता। ये हो गया दूसरा कौशल। अगला है कि निर्णय लेना उत्तरदायित्वता, यानी कि जो निर्णय है, निर्णय लेने के लिए एक उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का कौशल है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपको कौन सा जो निर्णय है वह कब लेना है। अगर आपके पास ऐसा स्किल आ गया तो आप समझिए कि आपका जो कार्य है वह कभी भी नहीं रुकेगा, आपका काम प्रॉपर अच्छी तरीके से चलता रहेगा। इसके साथ अगला कौशल है सृजनात्मक चिंतन, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग। जिस प्रकार की सोच आपको जिस समय के अनुसार चाहिए उस समय के अनुसार अगर आप वैसा सोच पा रहे हैं तो आपके लिए यह एक कौशल है। अगला पॉइंट है कि मनोभावों से मुकाबला, यानी कि जो आपका मन में इमोशन उठ रहा है उसके साथ अगर आप मुकाबला कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप उस काम में अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉपिंग विथ इमोशंस, यानी कि जो आपका इमोशन है आप उस इमोशन पर कंट्रोल पा लिए और उस इमोशन को अच्छे प्रकार से उपयोग करना सीख लिए, तो आपके लिए यह एक कौशल हो गया। उसी के साथ अगला पॉइंट है तनाव से मुकाबला, यानी कि कॉपिंग विथ स्ट्रेस, यानी कि आपका जो काम के बाद स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस के साथ डील करना सीख लिए तो आप समझिएगा कि आपका जो आधा काम है इसी से हल हो गया। अब ऊपर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि और कौन कौन सा
बचा हुआ है। तो यहाँ आगे है कि समस्या सुलझाना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप किसी भी समस्या को सॉल्व करने में कितना समय लेते हैं और किस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं, ये भी आपको एक स्किल के रूप में डेवलप करता है। इसके साथ साथ आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। आप जब ऐसे स्थिति में हो जैसे कि आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जो कि आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है या फिर आपको काफ़ी नीचे गिरा सकता है, तो ऐसा सोचने के लिए यानी कि ऐसी थिंकिंग करने के लिए आप अगर प्रिपेयर हो जाते हैं, अगर आप उसके अनुकूल ढल जाते हैं, तो आप अपने भीतर एक अच्छे स्किल डेवलप कर लिए हैं। इसके साथ साथ हमदर्दी यानी कि सिंपैथी। तो अगर आप किसी अन्य एम्प्लॉय के प्रति या फिर अपने नीचे काम करने वाले लोगों के प्रति सिंपैथी या हमदर्दी उत्पन्न कर लेते हैं अपने मन में या अपने हृदय में, तो आप समझिए कि जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो आपको सदा अच्छे नज़र से देखेंगे और आपको सदा सम्मान देंगे। तो ये सारे के सारे जो कौशल है, या अगर आप इसको अपने जीवन में विकसित कर लेते हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे और आप काफ़ी सफल हो पाएंगे। अब अगला टॉपिक है कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल, यानी कि जहां आप कार्य कर रहे हैं उस कार्यस्थल के लिए आपके अंदर किस प्रकार के कौशल होना चाहिए। तो पहला कौशल है उत्पादन पूर्ण कार्य, यानी कि जितना आप अधिक से अधिक उत्पादक कर सकिएगा उतना ही अधिक आप अपने बॉस के नज़र में अच्छे बने रहिएगा। दूसरा पॉइंट है कि प्रभावी ढंग से सीखना, यानी कि अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो उस कार्य को आप जब तक सीख नहीं पाइएगा, जब तक उस कार्य को आप करने के हैबिचुअल नहीं बन पाएंगे। तो ये दूसरा कौशल हो गया। तीसरा है स्पष्ट संप्रेषण, यानी कि स्पष्ट रूप से देखना कि यह कार्य किस प्रकार से हो रहा है। अगर आप उसको समझ पाइएगा तो आप अच्छी तरीके से उस काम को सीख पाइएगा। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है कि मिलजुल कर काम करना, विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच, यानी कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां आप अन्य व्यक्तियों से मिलजुल कर काम करना अगर पसंद करते हैं, यानी कि आप सहज हो जाते हैं, तो आप अपने जो जीवन है उसको अच्छे तरीके से जी पाएंगे। लेकिन आप अगर कहीं काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ आपको किसी व्यक्ति से अच्छा नहीं बनता है, आप हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो आप किसी भी काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपको वहाँ काम पर नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए आप इन 4 पॉइंट को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लिए तो अपने कार्य के साथ भी आप न्याय कर पाएंगे और अच्छे से अपना काम पूरा कर पाएंगे। अब अगला पॉइंट है सुकार्यकी। तो सुकार्यकी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ सुकार्यकी है, इसके लिए एक शब्द आया है अर्गोनॉमिक्स, यानी कि अर्गोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में हम नीचे समझेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि अर्गोनॉमिक्स व्यक्ति तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण या मशीनों और कार्य परिवेश के बीच संबंध का विज्ञान है। तो सुकार्यकी क्या है? तो अर्गोनॉमिक्स व्यक्ति तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण या मशीनों और कार्य परिवेश के बीच संबंध का विज्ञान है, उसे हम सुकार्यकी कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सुकार्यकी समझ पाए होंगे। यहाँ एक शब्द है अर्गोनॉमिक्स, तो ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो हम इसके लिए एक नीचे पॉइंट लिखे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सुकार्यकी का अर्थ है कार्य तथा कार्यस्थल को कुशल बनाना। यहाँ जो अर्गोनॉमिक्स शब्द है ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। अर्गोन यानी कि काम, अर्गोन मतलब होता है काम और नॉमिक्स मतलब होता है प्रकृति नियम से होता है, यानी कि प्राकृतिक नियम से होना। तो जो काम प्राकृतिक नियम से हो रहा है उसे हम अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। तो आप ये समझ लिए होंगे। तो जो सुकार्यकी है उसका अर्थ होता है कार्य तथा कार्यस्थल को कुशल बनाना, और सुकार्यकी का जो परिभाषा है वो भी आप ऊपर देख लिए हैं। तो फिर से आप सुकार्यकी का जो परिभाषा है इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ सुकार्यकी का जो परिभाषा है यहाँ लिखा हुआ है कि अर्गोनॉमिक्स व्यक्ति यानी कि प्राकृतिक तरीके से काम करने वाला व्यक्ति। यहाँ जो
एर्गोनॉमिक्स है, इसका भी नीचे मतलब समझे हैं कि प्राकृतिक रूप से काम करने वाला। तो प्राकृतिक रूप से काम करने वाला व्यक्ति तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण या मशीनों और कार्य परिवेश के बीच संबंध को हम सुकार्यिकी कहते हैं। और जो सुकार्यिकी है उसका अर्थ होता है कार्य तथा कार्यस्थल को कुशल बनाना। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है कि मनुष्य और मशीन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। इसके अंतर्गत कार्यस्थल तथा वहाँ उपयोग की जाने वाली मशीनों और उपकरण को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि ताकि उन्हें उपयोग करने वाले व्यक्ति को तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो जो सुकार्यिकी है उसके लिए हमें ऐसे मशीनों का उपयोग करना चाहिए जिस मशीन के उपयोग से हमें किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या ना हो, और उस मशीन को उपयोग करने में मतलब कि जो कारीगर है वो सहज महसूस करे, वैसे मशीनों का डिजाइन करना चाहिए। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य और मशीन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, यानी कि जब तक जो मशीन है मनुष्य के कार्य में सहायता नहीं पहुंचा रहा है जब तक वह पूरक नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मशीन मनुष्य को सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया तो एक दूसरे के लिए पूरक हो गया। तो इसी के आगे लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत कार्यस्थल तथा वहां उपयोग की जाने वाली मशीनों और उपकरणों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें उपयोग करने वाले व्यक्ति तनाव मुक्त और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करे। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। आप उदाहरण के रूप में यहाँ देख सकते हैं कि कैसा मशीन आपको चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है कि एक ऐसी कुर्सी जिस पर कोई व्यक्ति बैठकर काम करता है जो श्रम प्रभावी सुरक्षा के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। यानी कि मान लीजिए कोई एक कुर्सी है जिस पर बैठकर आप कार्य कर रहे हैं, उस कुर्सी पर बैठने के कारण आपके जो मतलब कि आपके शरीर है उसमें दर्द होना शुरू हो गया है या फिर किसी प्रकार की अन्य समस्याएं शुरू हो गया है, तो क्या आप उस कुर्सी पर बैठकर क्या लंबे समय तक कोई कार्य कर पाएंगे? तो आप बोलिएगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं है और उस पर बैठकर ऑफिस का कार्य करना है। कुछ दिनों बाद ऐसी कुर्सी घंटों बैठने से व्यक्ति की पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप इस प्रकार से समझ पाएंगे कि अगर आपके अनुरूप अगर वह मशीन नहीं है तो आप उस मशीन का उपयोग करना छोड़ दीजिए। आगे अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपके जीवन को और आपके काम को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि आपके अनुकूल अगर मशीन है तो आपके सहयोगी के रूप में जाना जाएगा। अब जान लेते हैं सुकार्यिकी के लाभ। तो सुकार्यिकी के लाभ क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं उसे आप अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। तो पहला पॉइंट है चोट और दुर्घटनाओं को कम करना, सुकार्यिकी का पहला लाभ है। दूसरा लाभ है उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि जितना उत्पादन हम अपने हाथों से कर रहे हैं उससे अधिक उत्पादन अगर हम मशीनों की सहायता से कर रहे हैं तो ये सुकार्यिकी का दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ है कि दक्षता को बढ़ाना, दोबारा कार्य करने की आवश्यकता कम करना, ये हो गया सुकार्यिकी का तीसरा लाभ। चौथा लाभ है कि खराब स्वास्थ्य के कारण होने वाली अनुपस्थिति को कम करना, यानी कि अगर मान लीजिए किसी काम को अंजाम दे रहे हैं, उस काम में आपके जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं अगर वो अधिक हो रहा है तो अगर आप उसके स्थान पर मशीन का प्रयोग करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे और आप अच्छे मतलब कि काफ़ी समय तक काम कर पाएंगे। तो ये हो गया सुकार्यिकी का तीसरा लाभ। चौथा लाभ है कर्मचारी के मनोबल को बेहतर बनाना, यानी कि जो सुकार्यिकी का पांचवा लाभ है वो है कर्मचारी के मनोबलों को बढ़ाना, यानी कि आप अगर मशीन का प्रयोग करके अपने वस्तु का निर्माण करते हैं तो इससे जो कर्मचारी है उसको भी मनोबल मिलता है और वह अच्छे से काम कर पाता है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि सुकार्यिकी का क्या लाभ है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो आगे हमें पढ़ना है उद्यमिता या इंटरप्रेन्योरशिप। तो उद्यमिता क्या है या फिर इंटरप्रेन्योरशिप क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो उद्यमिता का अर्थ होता है अपना नया व्यवसाय शुरू करना। आप पहला समझ यानी कि पहली
और सटीक भाषा में समझ लीजिए कि उद्यमिता या फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो उद्यमिता का अर्थ होता है अपना नया व्यवसाय शुरू करना, ये हो गया उद्यमिता का अर्थ। आगे है कि किसी भी डिजाइन को दोबारा से नया परिवर्तन करके बदलना, जैसे नई तकनीक विधि का उपयोग करके पुरानी वस्तु को नई तरीके से बनाना होता है। एक उद्यमी व्यक्ति वह होता है जो नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है। तो ये हो गया उद्यमिता का अर्थ, और उद्यमिता से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वो हो गया नीचे। यानी कि अगर आप कोई अपना नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपका उद्देश्य क्या है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है अपना टीवी या फिर फ्रिज एसी रिपेयर करने का काम शुरू करता है, तो उसके लिए उससे पहले जो व्यवसाय है उस व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसको एसी फ्रिज इस प्रकार के मशीनरी को रिपेयर करने के लिए आना चाहिए, ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपसे अपना जो बिगड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है वो आपके पास आकर बनवा सके। और उस प्रकार के अगर आपके अंदर नई क्रिएटिविटी है तो उससे आपको मतलब कि काफ़ी मुनाफा होगा। अगर आप इस प्रकार के जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं तो आप किसी अन्य पानी की किसी नए प्रकार के चीज़ों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो आप जब जोखिम लेते हैं यानी कि अपना पैसा बचाकर कुछ काम को करना शुरू करते हैं तो इससे आपको आगे उसमें उस क्षेत्र में आपको अनुभव होता है और उस कार्य को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो अब देख लेते हैं उद्यमिता के लक्षण क्या है इसके बारे में। तो उद्यमिता के लक्षण नीचे लिखे हुए हैं कि कड़ी मेहनत करने की इच्छा, यानी कि अगर आपके अंदर कड़ी मेहनत करने की इच्छा आ गया है तो आप नए एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में तैयार हैं। जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए, योजना बनाने का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, एक साथ कई कार्य को करने की योग्यता होनी चाहिए, तालमेल बनाने की योग्यता होनी चाहिए, संकट की स्थिति से निपटने की योग्यता होनी चाहिए, अच्छे संप्रेषण कौशलों का होना चाहिए। यानी कि अच्छे संप्रेषण का मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे से अच्छे से मेल भाव करने की कौशल होना चाहिए। ये हो गया उद्यमिता के लक्षण। यानी कि अगर आपके अंदर इतने लक्षण विद्यमान है तो आप एक नए व्यवसाय शुरू करने के लिए रेडी हैं, आप अपने नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम जो कार्य, जीविका और आजीविका के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स आपके एनसीईआरटी के बुक से बना था उसे हम निचोड़ कर निकाल लिए हैं और मात्र 10 पेज में ही हम आपके साथ प्रस्तुत कर दिए हैं। तो अगर आप इसे अपने कॉपी में साथ साथ नोट्स किए हैं तो आपके लिए यह अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं कर पाए हैं तो इसका नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम वादा किए थे कि आपको 1 घंटा के अंदर यह वीडियो समाप्त कर देंगे, तो 1 घंटा से पहले ही यह वीडियो समाप्त हो गया है। तो आप इस वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो आप दोबारा देखिए, और इसका नोट्स अगर आप अपने हाथों से बना सकते हैं तो बनाइए, ताकि आपको लिखने के साथ साथ भी रिवाइज हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको आपके विषय से संबंधित सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।